अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद करसाना। आज यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की जो स्पीच हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, उसने उनको लोकल और रीजनल लेवल से वो जैसे कहते हैं ना कैटापल्ट कर दिया है टू द ग्लोबल लेवल। उनका जो स्टेचर है वो बहुत बढ़ गया है आज की स्पीच के बाद, क्योंकि जो इश्यूज उन्होंने छेड़े हैं वो ना सिर्फ ये है कि हमारे रीजनल मामलात को छेड़ा है, बल्कि उन्होंने ग्लोबल इश्यूज को टच किया है आज। और ज़ाहिर है कि जो बड़े-बड़े इश्यूज़ हैं, उसमें एनवायरनमेंट है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ हैं, वो ग्लोबल इश्यूज़ हैं। और पहले हमारे जो लीडर्स हुआ करते थे, वो इस तरह बात नहीं करते थे। तो आज की तकरीर में हमें ये महसूस हुआ है कि पाकिस्तान जो है, वो अब ग्लोबल लेवल के जो इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी अपनी एक आरा रखता है और उनका इज़हार भी करता है। और आज की जो स्पीच है, उसमें मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, वो एक ग्लोबल स्टेट्समैन के तौर पर सामने आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ इश्यूज़ को टच किया, उनके ऊपर बात की और वेहेमेंटली उन्होंने इंडिया के बारे में बात की, उन्होंने अफ़गानिस्तान के बारे में बात की। मैं आपको उसकी तफ़सीलात अभी बताता हूँ, लेकिन ये आज की जो स्पीच है, बिल्कुल इनकी पिछली स्पीच की तरह बल्कि मेरे ख़्याल में कि पिछली स्पीच से भी ये ज़्यादा क्लैरिटी पे मबनी थी। ये बहुत फ़ोर्सफुल तरीके से उन्होंने बात की है और ख़ास तौर पे उसकी जो पिछली स्पीच थी, उसमें कॉन्टेक्स्ट जो था, वो इतना ग्लोबल लेवल का नहीं था। इस वक़्त जो है अफ़गानिस्तान की वजह से जो सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज़ हो चुकी हुई है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इतना फ़ोर्सफुली अपने आरा को और अपने पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को ग्लोबल लेवल पे पोर्ट्रे करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही पॉज़िटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्पीच हुई है, इसमें बेसिकली उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है अगर आप कंपार्टमेंटलाइज़ करें तो 5 या 6 कंपार्टमेंट्स में इनको आप तक़सीम कर सकते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि 3 जो मेजर चैलेंजेज़ हैं, वो इस वक़्त मौजूद हैं दुनिया में। उसमें सबसे बड़ा कोविड का है, फिर इकॉनमी का के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट पड़ा है वो है, और तीसरा उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट का है। और एनवायरनमेंट की जहाँ पे बात आती है, तो वो जैसे मैंने पहले कहा कि ये ग्लोबल इश्यू है, बल्कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो इस वक़्त इश्यू कहा जा रहा है ग्लोबली, वो ये कहा जा रहा है कि ये एनवायरनमेंट का इश्यू है। और उसमें पाकिस्तान की पोज़ीशन जो है वो अब बहुत क्लियर होती जा रही है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से बोरिस जॉनसन ने बात की पाकिस्तान के हवाले से और एप्रिशिएट किया बिलियन ट्री सुनामी को, 10 बिलियन ट्रीज़ को। तो उस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो पाकिस्तान की जो इनिशिएटिव्स हैं, उनको ऑन भी कर रही है, उनको एप्रिशिएट भी कर रही है। तो इसमें उन्होंने ये बेसिकली ये कहा कि पाकिस्तान ने जो कोविड के हवाले से डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो पॉलिसीज़ थी उनको अप्लाई किया और 15 मिलियन फैमिलीज़ को जो थी वो खतरे में थी, उनको उन्होंने सर्वाइव करने के लिए अपनी एक कोशिश की। दूसरा ये था कि उन्होंने कहा कि जो क्लाइमेट चेंज है ये एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और उसमें उन्होंने कहा कि जो भी इस वक़्त इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, वो इस तरह की होनी चाहिए कि जिसमें जो ये एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसका मुकाबला किया जा सके। उसमें उन्होंने अपना भी 10 बिलियन ट्री सुनामी का भी ज़िक्र किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ जो हैं वो अपनानी चाहिए। वैक्सीन एक्विटी की बात की कि ये नहीं होना चाहिए कि गरीब मुल्क जो हैं उनको वैक्सीन ही ना मिले। और फिर साथ-साथ उन्होंने एक डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने की भी बात की है और उन्होंने कहा कि इक्विटेबल जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, वो होनी चाहिए। उसके साथ-साथ उन्होंने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक उनकी मेरा ख़्याल है कि जो उनका अपना बैकग्राउंड भी है, वो भी उनके साथ भी रिलेट करता है और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में इस वक़्त सफ़र कर रहा है, वो है मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़। तो उन्होंने ये कहा कि डेवलपिंग वर्ल्ड जो है, उसमें रिच एंड पुअर का जो गैप है, वो बढ़ता चला जा रहा है। इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज़ जो हैं, वो पुअर कंट्रीज़ से डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ चलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो गरीब ममालिक हैं, उनके ऊपर उसका बड़ा शदीद असर पड़ रहा है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिया कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लंडर किया था, लूटिंग की थी गरीब ममालिक के फंड्स की, उसी तरह अब ये हो रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि मुझे यकीन है कि वो वक़्त आने वाला है कि जब बहुत बड़ी-बड़ी दीवारें डेवलप्ड कंट्रीज़ को बनानी पड़ेंगी ताकि उनके जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं वो वहाँ पे ना जाएँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि मनी का जो फ्लो है वो पुअर कंट्री से डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ हो रहा है और जो गरीब लोगों का पैसा है वो सारे का सारा खाया जा रहा है। 7 ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर गरीब मुल्कों के पार्क हुए हैं। $7 ट्रिलियन आप ज़रा इमेजिन करें कि कितनी बड़ी रकम है जो कि
लूटी गई है गरीब मुल्कों से और वो लेके जाके पार्क कर दी गई है वेस्टर्न कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में। एक और इश्यू जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान अक्सर बात करते रहते हैं, वो है इस्लामोफोबिया का। तो उन्होंने कहा कि ये पर्निशियस किस्म का फिनोमिना है, जिसने पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक में भी जो इस्लामोफोबिया का मसला है, वो बहुत ज़्यादा लोग फ़ील करते हैं इसके हवाले से। और इसमें इस्लाम को टेररिज़्म के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि एक ग्लोबल डायलॉग जो है वो यूएन जो है वो कन्वीन करे और उसको काउंटर करने की कोशिश की जाए। और यहाँ पे फिर उन्होंने बात की इंडिया की, और जो आज इंडिया की उन्होंने ऐसी की तैसी फेरी है। मेरा ख्याल है कि मोदी ने अगर ये तकरीर सुन ली तो मेरा ख्याल है कि जो आज उसकी मुलाकात हुई है बाइडन के साथ, वो उसका मज़ा सारा उसका किरकिरा हो जाएगा। तो ये जो उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व के मॉब जो हैं वो लिंचिंग करते हैं, वहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रही है, सिटीजनशिप जो लॉज बनाए गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम स्पेसिफिक हैं, उनको उन्होंने कहा कि ये इसकी वजह से तबाही वहाँ पे आ रही है। और फिर मुस्लिम कल्चर को वहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम हिस्ट्री की जो है, आपको पता है कि मुगलिया ख़ानदान के जो ज़माने के जो बड़े-बड़े वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनको फिर उनको रीनेमिंग की जा रही है, सिटीज़ के नाम बदले जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में फिर उन्होंने कहा कि क्या-क्या हो रहा है, और अगस्त 5 का उन्होंने नाम लिया 2019 का, कि जब इन्होंने स्टेटस चेंज किया था उसका। तो उसमें फिर उन्होंने ये कहा कि जो सीनियर कश्मीरी लीडरशिप है उसको अरेस्ट किया गया है, 13,000 कश्मीरियों को एबडक्ट किया गया है, अगवा कर लिया गया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो हैं वो हो रही हैं। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमने एक डोसियर दिया है जिसमें तमाम के तमाम इस तरह के जो उन्होंने जुल्म और वहाँ पे हाई हैंडेडनेस शो की हुई है, उसको बाकायदा तौर पर वीडियोग्राफी के ज़रिए उसमें ऑडियोज़ हैं, वो सब हमने पेश किए हैं। फिर दूसरी बात ये है कि कश्मीर का जो डेमोग्राफिक स्टेटस है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो वायलेशन ऑफ यूएन रेजोल्यूशंस हो रही हैं, इसके ऊपर यूएन को अपना एक स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि यूएन के जो रेजोल्यूशंस के तहत वहाँ पे प्लेबिसिट जो है वो होना और उसको करार देना, ये यूएन की ज़िम्मेदारी है। और उन्होंने कहा कि ये ह्यूमैनिटेरियन लॉज़ की भी खिलाफ वर्जी है, फोर्थ जिनेवा कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ये जो लॉज़ हैं, जो वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ये इवन हैंडेड नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सैयद अली गिलानी के साथ साथ के साथ क्या इन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि ये क्या जुल्म की बात है कि जियो स्ट्रेटजी की वजह से, जियो पॉलिटिक्स की वजह से आप कॉरपोरेशन या जो कॉरपोरेटाइजेशन हुई हुई है, उसकी वजह से अपने इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बुनियाद पर आप अपने पूरी की पूरी पॉपुलेशन को जो है वो डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया हुआ है। सैयद अली गिलानी साहब की जो उनकी जो बॉडी थी उसके साथ जिस तरीके से उन्होंने सलूक किया, तो उन्होंने कहा कि ये एक जुल्म की इंतहा थी और ये नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि उनके जो रिमेन्स हैं, जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, उनको उनकी वसीयत के मुताबिक वहाँ पे दफनाया जाए जहाँ पे वो चाहते थे। उन्होंने कहा कि हम पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं इनके साथ, इंडियंस के साथ, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद द यूएन रेजोल्यूशंस। तो उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदारी फिर इंडिया के ऊपर आती है कि वो ऐसे हालात पैदा करे, 2019 5 अगस्त के जो उन्होंने स्टेप्स उठाए थे वो वापस ले, रिवर्स करें उनको, डेमोग्राफिक जो चेंजेस ला रही हैं उनको वापस करे, और मिलिट्री बिल्डअप जो है उसको ख़त्म करे, और न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जो एक आर्म्स रेस शुरू हुई हुई है उसको भी ख़त्म किया जाए। तो इंडिया के साथ तो काफ़ी अच्छा सलूक किया है इमरान खान ने, और आज मेरा ख्याल है कि वो जवाब भी देंगे उसका। और आज मेरा ख्याल है कि दिल्ली में काफ़ी हलचल मची हुई होगी। मेरा ख्याल जब सुबह उठेंगे दिल्ली में तो काफ़ी वहाँ पे कर्फ्यू शर्फ्यू शायद ना कहीं लग जाए। अफ़गानिस्तान का मुकदमा आज उन्होंने जिस तरीके से लड़ा है, बिल्कुल कश्मीर की तरह, आपको याद है, वो कहते थे कि कश्मीर का मैं सफ़ीर हूँ, आज उन्होंने ये साबित किया कि वो अफ़गानिस्तान के भी सफ़ीर हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के इशू की वजह से जो कंट्री सबसे ज़्यादा जिसने सफ़र किया है वो पाकिस्तान है। 80,000 जानों का नजराना पाकिस्तान ने पेश किया है। और फिर उन्होंने याद दिलाया कि हिस्ट्री में जाते हुए उन्होंने कहा कि रेगन साहब जो थे, प्रेसिडेंट रेगन, उन्होंने 1983 में तालिबान को इनवाइट किया, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जनाब आप तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, आप उनकी तरह के लोग हैं, आप बड़े अजीम लोग हैं, और आज आप उनको टेररिस्ट कह रहे हैं। तो मतलब कभी जब आपको काम होता है तो फिर आप उनको बल्ले बल्ले कर देते हैं, और जब नहीं होता तो फिर आप कहते हैं कि दहशतगर्द हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारे अमेरिका के ताल्लुकात की वजह से हमारे ऊपर बहुत बड़े अटैक्स हुए हैं। हमारे ऊपर 50 ग्रुप्स जो थे एक वक्त में पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे थे, जो जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे। तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ ताल्लुकात की वजह से, अमेरिका का साथ देने की वजह से। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने बजाय इसके कि हमें अप्रिशिएट करते, अमेरिका ने हम पे 480 ड्रोन अटैक कर दिए।
تو پھر انہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ٹرانسلیٹرز جو افغانی ٹرانسلیٹرز ہیں اور انٹرپریٹرز ہیں ان کا تو آپ کو بڑا فکر ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا، ان کو آپ لے کے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے ایک ورڈ آف اپریسیشن بھی نہیں ہے. تو یہ انہوں نے گلا کیا ان سے، جو بائیڈن سے، کہ بھئی یہ آپ کی اچھی بات ہے، آپ اتنے ناشکر گزار ہیں، یہ حالت ہے آپ کی. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو افغانستان میں اس وقت صورتحال ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ طالبان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جی ان کی گورنمنٹ بن گیا، اب یہ سوچیں کہ وہ کیسے واپس آئیں. 3 لاکھ اسٹرانگ جو افغانیوں کی فوج تھی، اس نے کیوں نہیں فائٹ کیا؟ انہوں نے کہا کہ افغانی جو ہیں یہ ون آف دی بریوسٹ، بہادر ترین قوموں میں سے ایک قوم ہے، لیکن انہوں نے فائٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ سوچیں نا ذرا، یہ آپ کے لیے انٹروسپیکشن کا ایک کوشچن انہوں نے چھوڑا ہے. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جناب دو راستے ہیں، یا تو افغانستان کو ابینڈن کر دیں اور یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بن جائے، اور وہاں پہ جا کے پھر ایک ایسا کرائسس پیدا ہو جس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی اور ریجنل کنٹریز کے اوپر پڑے گا، اس کی ریپرکشنز ہوں گی اور بہت اسٹرانگ ریپرکشنز ہوں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ انگیج کیا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے کہ کرنٹ جو گورنمنٹ ہے اس کو اسٹرینگتھن کیا جائے. اس گورنمنٹ کو جو کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن چاہتے ہیں، ان کو انسینٹیوائز کیا جائے تاکہ وہ اپنے اس انسینٹیو کے ذریعے وہ کام کریں جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی چاہتی ہے. اور طالبان نے پرومس کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا رول ایک پلے کریں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے افغانستان کے حوالے سے، یہ بہت کریٹیکل ہے، ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرفی ہو سکتی ہے اگر آپ نے ان کو اسسٹ نہ کیا. بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کی پاورٹی لائن کے نیچے جا سکتی ہے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو ہیلپ نہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوور آل پوری تفصیل میں نہیں میں اس وقت جاتا، لیکن یہ تقریباً 5-6 آپ سمجھ لیں کہ کمپارٹمنٹس تھے جن کی وجہ سے پوری سپیچ جو تھی اس کا ایک فلیور بنا، اور بہت ہی افیکٹو طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنا مقدمہ، پاکستان کا مقدمہ لڑا، اور ایک گلوبل لیول پہ ایک وہ امپیکٹ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج میری بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں سے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، میں نے 10 سال یو این کو کور کیا ہے، پہلے یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان کی تقریر کے لیے گلوبل لیڈرز انتظار کر رہے ہوں. اب پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی سپیچ کا گلوبلی انتظار کیا جاتا ہے کہ ان کی سپیچ آئے گی، وہ کیا کہیں گے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو سٹیپ ہے. پاکستان کے لیے ایک گڈ اومن ہے کہ پاکستان کا ایک لیڈر ایسا ہے جو کہ کھل کے بات کرتا ہے، گلوبل ایشوز کو ٹیک اپ کرتا ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ کوئی اپولوجیٹک ہو کے ہم یہی کرتے رہیں جیسے پہلے کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا جی کے ورڈ بھی یوز نہیں ہونا چاہیے اسپیچ میں، اور یہ ہمارے محترم نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ وہ کے ورڈ بھی یوز نہیں کرتے تھے کہ کشمیر کا نام بیچ میں نہ آ جائے کہ ہمارے ہمسائے جو ہیں ناراض نہ ہو جائے، اور وہ پھر بھی ناراض ہی رہتے تھے. لیکن یہ اب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس سپیچ کا جو بنیادی اور میجر حصہ تھا وہ انڈیا کے بارے میں تھا، کشمیر کے بارے میں تھا اور کشمیریوں کے بارے میں تھا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری وہاں پہ آج جب صبح اٹھیں گے تو ان کو جب یہ سپیچ ملے گی تو میرا خیال ہے کہ کشمیری خوش ہوں گے کہ ان کا مقدمہ کسی نے ایک بہتر انداز سے لڑا ہے. اور یہی حال میرا خیال ہے کہ افغانستان میں بھی ہوگا کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں چاہتے ہیں کہ گلوبل لیول کے اوپر ان کا کوئی مقدمہ لڑنے والا ہو، کیونکہ طالبان کو تو ابھی تک ریپرزنٹیشن نہیں دی جا رہی ہے یو این کے اوپر، لیکن ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ان کا مقدمہ لڑا ہے. اللہ کرے کہ یہ معاملات آگے بڑھیں اور اچھے طریقے سے بڑھیں. ہم اس کا تجزیہ کرتے رہیں گے اور اسپیچ کے اوپر ہم مزید بھی لوگوں سے گفتگو کر کے ان کا جو انالیسس ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.